गुड मॉर्निंग बच्चों। अंजी शर्मा क्लासेस बीएससी स्थल आपके संपूर्ण बौद्धिक विकास का स्थल आपको प्रोवाइड करता है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस। ठीक है, आज मैं डेमो क्लास के तौर पे बीएससी फाइनल ईयर का मैथ्स का कुछ एक टॉपिक लेकर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर में फर्स्ट पेपर जो है वो है एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण एनालिसिस। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। जिसके लिए अच्छा समझ में आ गया उसके लिए स्कोरिंग है, और जिसको समझ में नहीं आता तो कई लोग इसमें सप्ली वप्ली भी आ जाते हैं, फेल तक भी हो जाते हैं। ठीक है, हमारे बच्चे इसमें 50 में 50 भी पा चुके हैं। ठीक है, यांत्रिकी जैसा पेपर सेकेंड ईयर का, उसमें 50 में 49 तक के हमारे बच्चे पा चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर उठा के देखिएगा, विश्लेषण। उसमें से जो फर्स्ट यूनिट है बहुत ही तगड़ा यूनिट है, बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा रिलेटेड है, और एक चैप्टर नया डाला है फूरियर सीरीज। फर्स्ट यूनिट का तीसरा चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर। ठीक है, और उसका नाम है फूरियर श्रेणी। फूरियर श्रेणी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एक ठो श्योर रहता है, श्योर है। ठीक है, कभी कभी 2 फूरियर सीरीज पूछ देता है आपको, तो जो पास होना चाहते हैं वो फूरियर सीरीज भी पढ़ के आराम से 5 नंबर एक यूनिट से तो निकाल लेंगे, और जो स्कोर करना चाहते हैं उनको तीनों चैप्टर पढ़ना पड़ता है पूरा यूनिट के लिए। ठीक है, तो चलिए फूरियर सीरीज देखते हैं। फूरियर सीरीज देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज बता दूं। ठीक है, अपन किसी भी फलन fx की फूरियर सीरीज देखते हैं। ठीक है, किसी भी फलन fx की फूरियर सीरीज देखते हैं। ठीक है, कोई भी फलन जो होता है, बेसिक नॉलेज से रिलेट कर रहा हूं मैं, कोई भी फलन जो होता है वो क्या होता है, आप जनरली फलन को कैसे पढ़े हो, y इक्वल टू fx टाइप का पढ़े हो। ये y इक्वल टू fx होता क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करूंगा मेरे को fx नए कुछ मिलते जाएंगे। अगर मैं y इक्वल टू fx का मतलब होता है y जो है x के फॉर्मेट में है, x के रूप में है। ठीक है, तो y x के फॉर्मेट में है। कैसा फॉर्मेट हो सकता है, वो या तो x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 ऐसा हो सकता है, इसको हम बीजगणितीय फॉर्मेट बोलते हैं, या तो वो log x हो सकता है, इसको हम लॉगरिदम फॉर्मेट बोलते हैं। y जो है x के किस फॉर्म पे है, लॉगरिदम फॉर्मेट में है, log वाले फंक्शन में। फंक्शन यानी कि फॉर्मेट, किस रूप यानी कि फंक्शन किस रूप में है। y जो है हमको x के किस रूप में मिल रहा है, लॉगरिदम रूप में मिल रहा है। y जो है हमको x के किस रूप में मिल रहा है, बीजगणितीय रूप में मिल रहा है, एल्जेब्रिक फॉर्म है ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ऐसा दिखेगा, sin x cos x sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x या 1/sin x। ठीक है, x के फॉर्मेट में है परंतु ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में है। इनवर्स, ठीक है, इनवर्स हो गया, और एक्सपोनेंशियल यानी कि e टू दी पावर x, चर घातांकी जिसको बोलते हैं। 1 2 3 4 5 मेनली 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं, जिसको आप समाकलन में कभी कभी आइलेट के आधार पे भी पढ़ते हो। कई जगहों पे आपको आइलेट बताया गया होगा। इनवर्स फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन यानी कि बीजगणितीय, एल्जेब्रिक भी बोलते हैं इसको, और ये हो गया टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल यानी कि चर घातांकी फलन, e टू दी पावर टाइप के जो फलन है वो। तो 5 प्रकार के फंक्शन होते ही हैं आपको, है ना, इसको खंशा में पढ़ते थे अपन। मैं बता रहा हूं फलन, फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू fx। y आपको x के फॉर्मेट में निम्नलिखित 5 प्रकार में से किन्हीं भी प्रकार में आपको मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं x को चेंज करते जाऊंगा मेरे को y भी चेंज मिलते जाएगा, बदलते जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो इसका कुछ ना कुछ y की वैल्यू आएगी। मान के चलो x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू, ये y एक्सिस है, y एक्सिस को ही आप fx एक्सिस भी बोलते हैं। ये x एक्सिस है तो ये उसका प्रतिबिंब एक्सिस हो जाता है, यानी कि fx एक्सिस, जिसको y भी पढ़ते हैं। जब x की वैल्यू में लाइक a रख लिया तो y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मैंने चलो b रख लिया या 2 रख लिया तो y की वैल्यू फिर कुछ ना कुछ मिलेगी। ऐसे 3 रखने पे कुछ मिला, फिर कुछ मिला, तो मैं यहाँ 0 से मिलाना चालू करूंगा। तो मान के चलो मेरे को ये ग्राफ मिला। ये ग्राफ किसका ग्राफ है, ये है fx। ठीक है, ये y का ग्राफ है। ठीक है, यानी कि fx का ग्राफ है। ये है वक्र fx। इस fx के लिए फूरियर सीरीज ज्ञात करनी है। ये जो fx है, इस fx के लिए यानी कि इस फलन के लिए फूरियर सीरीज ज्ञात करनी है। ये मेनली आपको 3 से 4 प्रकार के फूरियर सीरीज
आपको मिलेंगे, ठीक है, टाइप मिलेंगे, टाइप। तो हमको किसी फलन के लिए फूरियर सीरीज ज्ञात करनी है। आयलर ने इसका एक फॉर्मूला दिया, किसी भी फलन की फूरियर सीरीज ज्ञात करने के लिए आयलर ने देखा कोई भी फलन की जो फूरियर सीरीज है वो एक निश्चित अंतराल में लाई करती है, ठीक है। दूसरा, वो साइन पदों में और कॉस पदों के रूप में एक मिश्रण के तौर पे श्रेणी के रूप में आपको मिलती है। तो फूरियर श्रेणी क्या है? एक प्रकार से साइन पदों और कॉस पदों की एक श्रेणी है ना, योगफल सीरीज है वो। और आयलर ने यह भी देखा कि इसमें 3 महत्वपूर्ण गुणांकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिसके नाम से उन गुणांकों को आयलर गुणांक के नाम से जाना गया। तो आयलर ने दिया था इसको, ठीक है। तो फूरियर सीरीज किसी फलन के लिए इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। आयलर ने बताया कि a0/2 प्लस समेशन n = 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, ये है फूरियर सीरीज। किसी फलन की फूरियर सीरीज ऐसे खुलेगी, समेशन खोलो, साइन और कॉस के पदों में आपको एक सीरीज मिलेगी, वो आपको मिल गई फूरियर सीरीज किसी फलन fx के लिए, ठीक है। जहां a0 क्या है, an क्या है एंड bn क्या है। a0 कहलाता है 1/π माइनस पाई से पाई fx dx, ठीक है। और an = कहलाता है 1/π माइनस पाई से पाई fx cos nx और dx। bn कहलाता है 1/π माइनस पाई से पाई समाकलन fx इंटू साइन nx dx। bn में साइन है इंटू में, इसलिए bn के साथ समाकलन में भी साइन रहता है, और an में इंटू में cos nx है, इसलिए an के साथ cos nx रहता है समाकलन में, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं पहला टाइप, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, आयलर ने दिया था, और इन्हीं गुणांकों को हम फूरियर गुणांक भी बोलते हैं, और कहीं कहीं जगहों में इसको आयलर गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि आयलर ने दिया था इसलिए इसको हम आयलर गुणांक भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं फूरियर गुणांक, ठीक है। आशा करता हूं इतना सब चीज समझ में आ चुका होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप 1 लेकर चलते हैं। फूरियर सीरीज जब ज्ञात करना होता है तो टाइप 1 किस टाइप का मिलेगा आपको वो देखिए। टाइप 1 क्या होता है? मैंने बताया कि अंतराल है ना, अंतराल और फलन, ठीक है, अंतराल और फलन, इस पे आधारित है फूरियर सीरीज, ठीक है। तो अंतराल के हिसाब से टाइप बटे हुए हैं, ठीक है। अंतराल -π से π, अंतराल -π से π में 2π आवर्तक वाली फूरियर श्रेणी, ये हमारा पहला टाइप है, ठीक है। ये हम टाइप को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर अपन यही सूत्र लगाने वाले हैं, इसी सूत्र को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो अंतराल है वो, जैसे मैं संख्या रेखा पर 0 पकड़ लिया, इधर पाई पकड़ लिया, इधर -π रख लिया, आगे जाएंगे 2π मिलेगा, इधर -2π, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम इतने सी बात को देख रहे हैं। तो इस अंतराल में -π से π के अंतराल में कोई fx मान लो, कैसा भी ग्राफ मिल रहा होगा, ये fx से मान के चलो। तो इस fx की फूरियर सीरीज ज्ञात करनी, यानी कि इस फलन की जो श्रेणी है उसमें साइन पद और कॉस पदों का जो योगफल है वो ज्ञात करना है अपने को। इस fx के लिए फूरियर सीरीज ज्ञात करनी इस अंतराल में, -π से π के अंतराल में, ठीक है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर मेन चीज जो है वो क्या है, एक तो है अंतराल, ठीक है, -π से π का। दूसरा है आवर्तक। आवर्तक क्या होता है? जो रिपीटर होता है, यानी कि फंक्शन को बार बार अपने ही रूप में रिपीट करने के लिए बाध्य करे, उसको बोलते हैं हम आवर्तक, ठीक है। आवर्तक कौन है यहाँ पर? 2π। ये आवर्तक निकलेगा कैसे? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो, यानी कि अपर लिमिट π है, उसमें से माइनस किए लोअर लिमिट को, तो ये हो जाएगा +π यानी कि 2π। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते जाना, आपको आवर्तक मिल जाएगा। कहीं कहीं जगह पे आवर्तक लिखा रहता है, कहीं कहीं जगह पे आवर्तक नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये 2π आवर्तक वाली फूरियर सीरीज हम ज्ञात कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली हैं, जैसे कि है समफलन, ठीक है, दूसरा है विषम फलन, तीसरा है प्रगुण। मूलतः 5-6 प्रकार के जो प्रगुण है उनको तो आपको पता होना चाहिए, कुछ प्रगुण याद रहते हैं। 2 प्रगुण बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते, उनको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो प्रगुण बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है उत्तरोत्तर खंडशः सक्सेसिव बाई पार्ट्स रूल, समाकलन का जो है खंडशः समाकलन, ठीक है। तो इसमें से पहले आप समफलन देख लीजिए। समफलन किसको बोलते हैं? मैं पहले उदाहरण से समझाऊंगा, देन आपको मैं परिभाषा दूंगा। परिभाषा नहीं भी दूंगा तो चलेगा, पर उदाहरण से आप समझ लीजिए। अगर मेरे पास कोई फलन है fx = x² और मैंने रिप्लेस किया x को
x इज रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स, देन फंक्शन जो है वो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो चलो x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। आप इसको हल करेंगे तो आप पाते हैं कि ये एक्स स्क्वायर में ही कन्वर्ट होता है। एक्स स्क्वायर मीन्स वापस आपका fx बना, ठीक है। x को आप रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तब भी वो फंक्शन वापस अपने fx में गिर जाता है, यानी कि एक भी माइनस बाहर नहीं किया। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? समफलन जो माइनस को बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। अब इसी की जगह मैं fx इक्वल टू कॉस एक्स ले लेता हूँ, cos x, ठीक है। चलिए x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, देन वी विल गेट f ऑफ माइनस एक्स, है ना। x को रिप्लेस कर रहा है माइनस एक्स से, तो क्या मिलेगा हमको? cos ऑफ माइनस एक्स। cos माइनस थीटा क्या होता है? माइनस को खा जाता है, मतलब ये cos थीटा ही बनाएगा, यानी कि cos x बनाएगा। तो cos x मीन्स क्या मिला हमको? हम पाते हैं वापस हमको fx मिला, f ऑफ माइनस एक्स भी वापस fx ही बन रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? समफलन है, ठीक है। अब विषम फलन की बात करते हैं, ठीक है। विषम फलन की बात करते हैं। अगर मैंने fx इक्वल टू x की घात 3 लिया, ठीक है, और x इज रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स, देन f ऑफ माइनस एक्स आप लिखेंगे, और f ऑफ माइनस एक्स यानी कि x की जगह मैं माइनस रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात 3। हल करेंगे तो एक माइनस बाहर निकलता है घात 3 के लिए, है ना। तो एक माइनस बाहर निकला और x क्यूब बनाया। माइनस को मैं बाहर रखता हूँ, x क्यूब हमारा कौन है? x क्यूब है fx, तो x क्यूब की जगह मैंने fx लिखा। देखो, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स, then we will get f of minus x is equal to माइनस ऑफ fx। एक माइनस बाहर निकाल रहा है, यहाँ पर माइनस बाहर नहीं निकल रहा था, माइनस को डिसॉल्व कर दे रहा था, वो माइनस को खा जा रहा था। यहाँ माइनस को खा नहीं रहा है, बाहर निकाल रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे फलन जो माइनस को बाहर फेंकते हैं वो कहलाते हैं विषम फलन। एग्जाम्पल के तौर पे और एक चीज देखिए, fx इक्वल टू साइन एक्स। जनरली साइन एक्स को अपन विषम फलन बोलते हैं, साइन एक्स को ना, ठीक है। चलो, x इज रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स, तो क्या मिलेगा? f ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या करता है? एक माइनस को बाहर निकालता है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा यानी कि माइनस ऑफ साइन एक्स। माइनस को मैं बाहर रख रहा हूँ, साइन एक्स की जगह मैं वापस क्या लिख रहा हूँ? fx। देखो माइनस बाहर निकाला, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? विषम फलन। अच्छा, कभी कभी आपको थोड़ा बहुत अलर्ट भी रहना है भाई, साइन हमेशा विषम नहीं रहेगा, कभी भी ये सम हो सकता है। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स ले लूँ तो भाई साइन तो अपने आप में विषम है, परंतु उसकी घात 2 हो गई, तो अब ये सम हो जाएगा। कैसे? चलिए, x को रिप्लेस कीजिए माइनस एक्स से, तो क्या पाते हैं आप? f ऑफ माइनस एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स को क्या पढ़ेंगे आप? साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर मतलब साइन एक्स का स्क्वायर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो माइनस साइन एक्स बनाएगा, माइनस बाहर करता है, परंतु जैसे ही मैं इसका होल स्क्वायर तोड़ूंगा, माइनस का वो प्लस हो जाएगा, और ये ओवरऑल क्या मिलने वाला है? साइन स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स वापस एफ एक्स बनाएगा। तो आपको अंडरस्टूड होना है कि ये समफलन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। आपको ये पता करना है कि वो माइनस बाहर निकालता है कि नहीं। इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, फाइनल ईयर के बच्चे होंगे तो, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कोई भी फलन सम है कि विषम। तो ये सम विषम फलन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, 12वीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे से रहता है, फाइनल ईयर में आपको अप्लाई करने आ जाना चाहिए। फिर प्रगुण की बात आती है। प्रगुण और उत्तरोत्तर खंड समाकलन, ये बताने के बाद में क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, प्रगुण में 2 प्रगुण बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो कौन कौन से हैं? एक तो है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी 2 वैल्यू होती है। एक तो ये 0 बनाता है और एक दुगना बाहर निकालता है। दुगना बाहर निकाल के 0 से a कर देगा, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। याद रखने का तरीका है, ऐसे ही बोलते हैं उसको, रट्टा नहीं मारते, बार बार या तो लिख लिख के आप याद करिए, या फिर ऐसा बोलिए कि वो थोड़ा सा अलग टाइप का वो साउंड करे, ठीक है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक और है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसकी भी 2 वैल्यू होती है। इसलिए मैं जब भी बनाता हूँ दोनों को साथ में बनाता हूँ। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, जब भी एक को करते हैं दूसरे को भी करिए। दोनों का नेचर एक ही है, दोनों दुगना निकालने वाले प्रगुण है, ठीक है। इसमें दुगना यहाँ से निकलता है, देखो 2a है तो ये दुगना बाहर फेंकेगा और a तक के चला जाएगा। फॉर्मेशन सेम रहेगा, ये भी एक ठो 0 बनाता है और एक ठो दुगना बाहर निकाल के 0 से a एफ एक्स डी एक्स बनाता है, ठीक है। तो ये कब होते हैं? कंडीशनल है ये सब, ठीक है। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स 0 बनाएगा कब? जब फलन एफ एक्स क्या हो? विषम हो, ठीक है। और ये दुगना बाहर निकालेगा कब? जब फलन एफ एक्स क्या हो? सम हो। सम यानी कि इवन हो, और विषम यानी कि ऑड हो, ठीक है। ये सम विषम के कॉन्सेप्ट से चलता है। फिर
0 से 2a fx dx, ये 0 बनाएगा कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx बना दे तब। 0 बनेगा जब माइनस fx बना दे तब, ठीक है। और दुगना बाहर निकाल देगा 0 से a fx dx, कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव fx बना दे तब। ये दुगना बाहर निकालेगा जब पॉजिटिव fx निकाले, और नेगेटिव जब बाहर निकालेगा, है ना। 2a माइनस एक्स रिप्लेस करना आप, यहाँ पर जो भी लिमिट रहेगी 2a मतलब यहाँ का जो भी लिमिट है, लाइक वो पाई हो सकता है, पाई को हम क्या लिख सकते हैं? दुगना पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। तो 2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि आप यहाँ पर 2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं फंक्शन को, और देखते हैं कि वो वापस माइनस एफ एक्स बना रहा है क्या, कि प्लस एफ एक्स बना रहा है। अगर माइनस एफ एक्स बना रहा है तो डायरेक्ट 0 लिखिए, आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं, बहुत समय बचाते हैं प्रगुण, ठीक है। और पॉजिटिव एफ एक्स बनाता है तो फिर ये दुगना बाहर निकाल के बस एक लिमिट पे ये बेस्ड हो जाता है, दो लिमिट नहीं रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये 2 प्रगुण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रगुण है ये, ठीक है। इसके बाद बारी आती है किसकी? उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन की। देन हम क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव बाय पार्ट्स इंटीग्रल, ठीक है। सक्सेसिव, बार बार आप खंडशः समाकलन लगाते जाएंगे। खंडशः समाकलन लगाने का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, आपने देखा होगा u इंटू वी डी एक्स के रूप में आप पढ़ते हैं समाकलन। u इंटू वी डी एक्स क्या होता है? पहला फलन कांस्टेंट, दूसरे का समाकलन, ऋण पहले का अवकलन, ठीक है। ऋण पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और इस पूरे का फिर से समाकलन, ठीक है। अगर यहाँ पे समाकलन खत्म हो गया तो ठीक, फिर उसका समाकलन करना है। मान लो वो समाकलन में cos x फंस गया, तो फिर से वो समाकलन हो जाएगा साइन में, और साइन फिर से कॉस में। वो समाकलन कभी खत्म होते हैं क्या साइन कॉस के? या ex फंस गया तो, ex आ गया तो क्या होगा? तो ऐसे जब फंक्शन आते हैं, है ना, जो कम से कम 3-4 लाइन में हल हो, खंडशः लगा के आप 3-4 लाइन में हल करोगे, तो उससे अच्छा क्या है, एक लाइन में बनाने वाला एक फॉर्मूला है उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2-4 पद मिलेंगे आपको, बस ये जो नीचे बनने वाला पद है वही आगे जाके सॉल्व होता है, तो वो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन, उसको लगाने आना चाहिए। ये पहले का चीज़ है। अभी का जो चीज़ है वो ये है ना, आपको कॉलेज में जो यूज़ करना है वो ज़्यादातर ये है। अगर u इंटू वी डी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर समाकलन अटक रहा है, अब आपको यहाँ पर अटकाना नहीं, इसी को आगे बढ़ा देना है। कैसे? पहला फलन कांस्टेंट, दूसरे का समाकलन। समाकलन को मैं नीचे से दर्शा रहा हूँ, v1 मतलब क्या हो गया? v का समाकलन, ठीक है। ऋण पहले का अवकलन, तो अवकलन को किससे दर्शाएंगे आप? u डैश, एक अवकलन, ठीक है। दूसरे का समाकलन, ये इसका समाकलन, v1 का समाकलन, ठीक है, जिसका समाकलन हो चुका है, फिर उसका समाकलन करना क्या है? प्लस माइनस अल्टरनेट सीरीज रहेगी, ठीक है। और पहले का अवकलन करते जाना, जैसे कि अब माइनस आ गया तो अब प्लस आएगा, पहले का अवकलन करते जाएंगे, ये u डबल डैश हो जाएगा। और अब ये जो v2 मिला है, जैसे v1 का समाकलन किया v2, अब v2 का समाकलन करना v3, ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा, v ट्रिपल डैश, इसका अवकलन कर लेना, फिर v3 का समाकलन कर लेना v4। नीचे समाकलन को लिख रहा हूँ और ऊपर क्या लिख रहा हूँ मैं? अवकलन को। तो u डैश क्या कहलाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ u कहलाएगा। वैसे u डबल डैश क्या कहलाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ u डैश कहलाएगा। u डैश का एक बार और अवकलन कर दो तो u डबल डैश मिल जाएगा। v1 कौन है? समाकलन है v का। v2 कौन है? समाकलन है v1 का। वैसे ही v3 v2 का समाकलन है, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज है। इतना जान लेने के बाद अब हम कूदते हैं किधर? फूरियर सीरीज की तरफ। एक क्वेश्चन में लेकर चलता हूं, आपके बुक में है पहला एग्जांपल, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंतराल क्या दिया हुआ है? -π से π, ठीक है। इसको कभी कभी ऐसा भी लिखता है x -π से आगे निकल चुका है, π से पीछे है, -π से π के बीच का अंतराल, ऐसा भी देता है। तथा f ऑफ x प्लस 2π इक्वल टू fx। इसको क्या पढ़ते हैं शब्दों में? फलन के नोटेशन में, यानी कि x में जब 2π जोड़ता हूं तो वापस फलन fx ही बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2π क्या है? फलन का आवर्तक है। मतलब कि फलन का आवर्तक कौन है? 2π। ये आपको नहीं भी दिया रहेगा तो आप यहाँ से पता कर लेंगे। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाइए, आवर्तक आपको मिल जाएगा। कौन है आवर्तक वहाँ पर? 2π। पाई में से -π को घटा दीजिए तो आवर्तक कितना मिल जाएगा? 2π। 2π आवर्तक आपके लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और साथ ही साथ निगमन करो बोलता है।
इस लाइन का क्या तात्पर्य होगा कि 2 पाई यहाँ पर आवर्तक है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फलन को दे दीजिए समीकरण नंबर 1। साथ ही साथ हमको निगमन करना है। क्या निगमन करना है? पाई स्क्वायर बाई 12 बराबर 1 ऋण 1/4 धन 1/9 ऋण 1/16 धन डैश 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 डैश। ठीक है, तो हमको इस फलन की पहले फूरियर सीरीज ज्ञात करनी है, फिर फूरियर सीरीज का हमको ये निगमन करना है। फूरियर सीरीज से हमको ये निगमन करना है। ठीक है, आ जाइए सॉल्यूशन में। ठीक है, फाइनल ईयर में है तो एक चीज ध्यान रखिए, स्पीड में बनाना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, मैथ्स वालों को क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड में हल करना होता है। दिमाग शांत रहेगा, हाथ में स्पीड रहेगी। ठीक है, इसलिए मेरा अक्षर हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा ना लगे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा ना लगे, परंतु जो समझते रहता है धीरे धीरे उसको मेरे अक्षर समझ में आ जाते हैं और फिर बाद में उस चीज़ को समझ जाता है कि हम लोग मैथ्स वाले ज़्यादातर स्पीड पर डिपेंड करते हैं, अक्षर पर नहीं। ठीक है, तो सोल्यूशन में आते हैं। चलिए, किसी भी फलन के लिए आयलर ने क्या दिया हुआ है, फूरियर सीरीज के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, फलन 1 के लिए फूरियर श्रेणी fx इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसमें हम आएंगे, इसमें हम पुटअप करेंगे किसकी वैल्यू, a0, an और bn की वैल्यू। ठीक है, तो आयलर गुणांकों को लेकर चलते हैं। पहले a0 कौन है भाई? देखो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो a0 क्या होगा, सूत्र लगा लो, 1/पाई समाकलन -पाई से पाई fx dx। ठीक है, 1/पाई -पाई से पाई fx कौन है, x² dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट समाकलन कर लीजिए या आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए। प्रगुण का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, -a से a जा रहा है, ये -a से a fx dx दिख रहा है। अगर मेरा fx सम है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, दुगना बाहर निकाल के 0 से पाई कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा fx सम है, बिल्कुल सम है। ठीक है, आप -x से रिप्लेस करेंगे तो ये वापस ही x² ही बनाएगा, तो ये सम है। ठीक है, तो आप दुगना बाहर निकालिए तो 2/पाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई x² dx। ठीक है, ये हो गया 2/पाई। अब आप देखिए, 2 लिमिट रखने से अच्छा है 1 लिमिट रखें। 0 पे तो आपको पता है ये क्या होने वाला है, x³ 3 0 से पाई। तो आप 0 को तो भूल जाइए, आप 0 तो रखना है तो फिर वो तो गायब हो जाएगा। पाई बचना है तो पाई रखिए, पाई क्यूब हो जाएगा। तो 2 बचा, 1 पाई से पाई क्यूब कटाऊंगा तो 2 पाई स्क्वायर बचेगा और नीचे में 3। ये आपका आ गया a0। वैसे ही an निकालेंगे। an क्या होता है, 1/पाई -पाई से पाई fx के साथ cos nx dx। ठीक है, तो ये 1/पाई समाकलन -पाई से पाई fx कौन है, x² और ये आ जाएगा cos nx dx। ठीक है, अब देखिए ये सम फलन बनता है क्या, ओवरऑल cos सम फलन है, ये भी सम फलन है, मतलब यहाँ पे भी -x अगर रखा तो माइनस बाहर नहीं निकालेगा, खा जाएगा। cos भी माइनस खा जाता है। ओवरऑल फंक्शन दोनों के दोनों जो है माइनस को खाने वाले हैं, माइनस बाहर नहीं निकालते, इसलिए ये ओवरऑल ये क्या है, सम फलन। तो ये भी दुगना बाहर निकाल सकता है। चलिए निकालिए दुगना बाहर। तो दुगना बाहर निकाले तो क्या बना, 1/पाई की जगह 2/पाई, ये 0 से पाई x² इंटू cos nx dx। ठीक है, तो ये हो गया 2/पाई। उत्तरोत्तर खंडशः लगाएंगे। अब उत्तरोत्तर खंडशः लगाने का तरीका देखो। पहला फलन x², आइलेट का सिद्धांत आपको पता होगा। पहला फलन किसको मानते हैं, जो अवकलन में छोटा होते जाता है ना। और वैसे भी आइलेट का सिद्धांत क्या बोलता है, आपके पास कौन कौन से फंक्शन है, ये बीजगणितीय फलन है। ठीक है, एक्स वाले फॉर्मेट है, मतलब बीजगणितीय फलन है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो बीजगणित मतलब ये एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं आप इसको, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले कौन है, एल्जेब्रिक। तो हम एल्जेब्रिक को क्या मानेंगे, पहला फलन मानेंगे। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x² cos nx में से पहला फलन कांस्टेंट, दूसरे का समाकलन। cos nx का समाकलन कितना हो जाता है, sin nx अपॉन n। ठीक है, ये क्लोज कर दो, कोष्टक चलते रहना चाहिए। अब ऋण पहले का अवकलन यानी कि 2x, ठीक है, और दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन। तो साइन का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos nx अपॉन n²। ठीक है, अब ये अगला क्या आता है, प्लस माइनस अल्टरनेट सीरीज चलेगी। अब ये इसका अवकलन, तो कितना आ गया इसका अवकलन 2, और इसका समाकलन। इस माइनस को बाहर नहीं निकालना है, यही चीज ध्यान रखना है, इस माइनस को बाहर हम नहीं निकालेंगे।
इस माइनस को अगर आप बाहर निकाले तो गेम पलट जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस को बाहर नहीं निकालेंगे, यहीं रहने देना है, माइनस को वहीं रहने दीजिए। cos nx का समाकलन कितना हो जाएगा, sin nx अपॉन में फिर एक n आया तो n क्यूब। अब जो अवकलन वाले पद आएंगे वो अब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये टर्म अब क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अब अगला अवकलन जैसे ही करूंगा जीरो हो जाएगा, यानी कि आगे के पद मेरे को क्या मिलने वाले, जीरो। बात खत्म, लिमिट रखो, ठीक है। पाई पहले रखूंगा मैं, जैसे पाई रखा यहाँ पर साइन एन पाई आने वाला है। साइन एन पाई क्या होता है, जीरो होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर रखा तो पाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ जैसे ही रखा जीरो हो जाएगा, तो ये पद खत्म। अब यहाँ पर रखा, ये माइनस माइनस को अब प्लस कर सकते हो आप। 2x के जगह में पाई cos n पाई अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा बाहर निकल के, और जैसे यहाँ पाई रखा ये फिर से जीरो हो जाएगा। साइन एन पाई क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब लोअर लिमिट रख रहा हूँ, तो लोअर लिमिट रखता हूँ। चलो यहाँ रखा, x के कारण जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो है तो, और साइन जीरो भी वैसे जीरो होता है तो ये जीरो हुआ। फिर यहाँ पे ये x है, इसके कारण जीरो हो जाएगा, भले ही cos 0 1 होता है पर इसके कारण जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसके कारण जीरो हो जाएगा। ओवरऑल तीनों पद क्या मिल रहे हैं अपने को, जीरो मिल रहे हैं। तो आगे के पदों को जाने की जरूरत नहीं है, खत्म करो। पदों को खाना है अपने को ना, फाइनल ईयर में है अपन, ठीक है। तो मैं कारण क्या क्या लिखा भाई, साइन एन पाई क्या होता है, जीरो। क्यों, साइन के कोई भी गुणज क्यों ना हो, पाई का कोई भी गुणज हो साइन में, वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई। सिर्फ π/2 वाले टर्म्स बचे रहेंगे, यानी कि sin π/2 आपको अलाइव मिलेगा, sin 3 π/2 अलाइव रहेगा, जीवित रहेगा, sin 5 π/2 अलाइव रहेगा, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, ये सब मृत अवस्था में रहते हैं, यानी कि जीरो रहते हैं। ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप ग्राफ जानते हैं तो बहुत अच्छे से आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और cos n पाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। cos n पाई क्या होता है, cos n पाई होता है -1 की घात n। ये ऐसा क्यों लिखते हैं इसको -1 की घात n, तो आप देखिए, चलिए n की वैल्यू मैंने जीरो रखा, ठीक है। जैसे ही मैं जीरो रखूंगा cos 0 पाई यानी कि जीरो, cos 0 कितना होता है 1। अब n की वैल्यू 1 रखो तो क्या मिलेगा, cos 1 पाई यानी कि cos पाई कितना होता है -1। अब रखो आप cos 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखे तो कितना आया, cos 2 पाई कितना होता है, फिर आ गया +1, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, cos 3 पाई क्या मिलेगा अब, -1, cos 4 पाई क्या मिलेगा अब, +1। क्या दिख रहा है, +1 -1 +1 -1, यानी कि -1 की घात n टाइप का फॉर्मेट बना रहा है। ये सब क्या होता है, -1 की घात n। पहले आप जीरो रखे ना, चलो जीरो रखो, चलो यहाँ पे जीरो रखो, क्या होगा, जैसे -1 की घात जीरो होगा, क्या होता है, किसी भी संख्या की घात जीरो यानी कि 1 बना लिया। अब 1 रखो, 1 रखे तो -1 की घात 1 मतलब -1 बनाते जा रहा है, वही। अब 2 रखो, 2 रखे तो +1। अब 3 रखो, 3 रखे तो -1। अब 4 रखो, 4 रखे तो +1 आ रहा है। ये वैल्यू जो है, ये जो क्रम है वो किसको शो कर रहा है, -1 की घात n को। इसलिए हम जनरली क्या लिखते हैं, cos n पाई = -1 की घात n। तो यहाँ पर क्या क्या मिल गया भाई, 2 मिल गया, पाई मिल गया, cos n पाई मीन्स -1 की घात n अपॉन में n स्क्वायर। पाई से पाई कटा तो ये हो गया 4 -1 की घात n अपॉन n स्क्वायर। ये आपका आ गया an, ठीक है। इस an को आप दो हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि -1 की घात n है। जब भी -1 की घात n होता है तो हम चर्चा करते हैं कि n सम है कि विषम है, ठीक है। यदि n सम हुआ, सम यानी कि इवन है, तब क्या होगा, और n यदि विषम हुआ, विषम यानी कि ऑड, तब क्या होगा। अगर n सम हुआ है, लाइक 2 हुआ तो ये -1 की घात 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये मिल जाएगा आपको 4 अपॉन n स्क्वायर। और अगर n विषम हुआ, विषम में एक माइनस बाहर से निकालते जाएगा, यानी कि -4 अपॉन n स्क्वायर। तो आपका ये जो an है, इलेबोरेट रूप ये है उसका, ठीक है। इसको अपन यूज करेंगे, समीकरण 4 होगा आई थिंक, ठीक है, हाँ 4 है। अब क्या बच गया हमारा, bn। तो अब bn निकालो, bn कितना, 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई fx sin nx dx, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई, fx कौन है, x स्क्वायर, और sin nx dx। अब देखिए, पहले चर्चा कीजिए, सम है कि विषम। ये सम फलन है और sin nx ये विषम फलन है। जैसे आप x को रिप्लेस करेंगे, एक माइनस बाहर निकालता है, ठीक है। तो अगर मैं पूरा ओवरऑल फंक्शन में अगर मैं -x रखते जाऊं तो ये तो माइनस नहीं निकालेगा, पर ये निकाल देगा। मतलब ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया अपने आप में, विषम फलन। अगर ये विषम है तो ये डायरेक्टली प्रगुण से आपको क्या दिखेगा, 0। बात खत्म हो गई। अगर सोचिए जिसको प्रगुण का इस्तेमाल करना नहीं आता, वो क्या करेगा, खंड सा लगाएगा बेचारा, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रखेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा सोचो। an निकालने में जितना समय लगा, उसको निकालने में समय लगेगा, बाद में पता चल रहा है कि साला ये तो 0 आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, ऐसा अपने को नहीं करना है। आप प्रगुण का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आप सीख लीजिए,
जैसे ही आप प्रगुण का इस्तेमाल कर लेंगे आपका बहुत ज्यादा समय बचेगा। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 5। 3, 4 और 5 से समीकरण 2 में जाइए आप। समीकरण 2 क्या दे रहा था आपको? fx इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। bn तो 0 मिल गया, खत्म करो यहाँ पे। a0 बस बचा। a0 कितनी थी वैल्यू? 2π²/3 और हम यहाँ रख रहे हैं a0/2, तो जैसे यहाँ 2π²/3 लिखूंगा वो 2 को काट दो, सीधा लिखो π²/3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos nx। bn तो खत्म, 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाला पद हटा दो। अब इसको ओपन करो, π² प्लस इसको ओपन करेंगे तो पहले 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? a1 cos 1x यानी कि x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस a4 cos 4x प्लस डैश डैश डैश। इस तरीके से एक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम a1 लेते हैं। an कहाँ से मिलेगा अपने को? समीकरण 4 से। जैसे मैं a1 रख रहा हूँ, a1 रख रहा हूँ मतलब 1 क्या है? विषम। विषम में क्या देता है? एक माइनस देता है। तो ठीक है, क्या रखेंगे भाई? -4 अपॉन, ये प्लस हुआ, ये -4 अपॉन n² यानी कि 1 रख रहा हूँ मैं 1² और ये हो जाएगा cos x प्लस a2 मीन्स सम, n के जगह में 2 रख रहा हूँ, सम रख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन n² मीन्स 2² और ये हो जाएगा cos 2x प्लस ये क्या हो जाएगा? -4 अपॉन 3² और साथ में क्या रहेगा? cos 3x। वैसे ही आगे जाएंगे तो 4 अपॉन 4² cos 4x प्लस डैश डैश डैश। इस तरीके से आपको एक सीरीज मिल रही है। आप थोड़ा सा एलेबरेट कर लीजिए उसको। -4 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो -4 बाहर निकला, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन 1² cos x, मैंने माइनस निकाला इसलिए पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव 1 अपॉन 2² cos 2x, ये नेगेटिव था है ना, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1 अपॉन 3² cos 3x, फिर नेगेटिव मिलेगा 1 अपॉन 4² cos 4x प्लस डैश डैश डैश। ये एक फूरियर सीरीज मिल गई fx की, जो कि अभिष्ट फूरियर सीरीज है। इतना भी लिख दोगे तो 5 नंबर में तो 4.5 नंबर मिल जाएगा, परंतु निगमन अभी भी बचा हुआ है, तो आधा 1 नंबर का काम और बचा हुआ है। तो निगमन करते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कि क्या है? अभिष्ट फूरियर श्रेणी है। ठीक है, अभिष्ट फूरियर सीरीज है। तो हम फूरियर सीरीज के लिए अब एक कुछ निगमन करने वाले हैं, यानी कि योगफल निकालने वाले हैं, योगफल सीरीज या श्रेणी निकालने वाले हैं। ठीक है, अब वो श्रेणी कैसे निकालेंगे ये देखिए। हमको निगमन में क्या पूछा था? निगमन में पूछा है कि π² इक्वल टू ये 1 ऋण 1/4 धन 1/9 ऋण 1/16। आप इन गुणांकों को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर है 1 ऋण 1/4 धन 1/9 1/16 है ना। बस कौन नहीं है? कॉस वाले पद गायब हो गए। कॉस वाले पद कैसे गायब होते हैं? जब मैं x के जगह 0 रख दूंगा तो cos 0 1 हो जाएगा, और जैसे cos 0 1 हो जाएगा cos वाले पद क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे और मेरे को एक निगमन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ फूरियर सीरीज में क्या रखने वाला हूँ? टेकिंग x इक्वल टू 0। जैसे ही मैं x इक्वल टू 0 लूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 हो जाएगा। f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे को कहाँ से मिल जाएगी? fx से। जब मैं x को 0 रखूंगा तो यहाँ पर 0² दैट मीन 0 हो जाएगा, तो इसके जगह 0 लिखूंगा मैं। और यहाँ पर आ गया π²/3 -4 1/1² cos 0 क्या हो गया? 1 -1/2² यानी कि 4। ठीक है, ये भी 1 हो गया, प्लस 1/9 -1/16 हो गया, सीरीज मिल गई। अब इसको भेज दीजिए, पूरा टर्म जो नेगेटिव में है इसको आप भेज दीजिए इधर। इधर की वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, π²/3 हो गया। ठीक है, और ये जो है नेगेटिव वाला टर्म रहेगा, यानी कि -4 1 -1/4 प्लस 1/9 -1/16 प्लस डैश डैश डैश। इस पूरे टर्म को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 1 -1/4 प्लस 1/9 -1/16 प्लस डैश 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 इक्वल टू π²/13 इस 4 को इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? π²/12। तो हम क्या पाएंगे? π²/12 इक्वल टू 1 -1/4 प्लस 1/9 -1/16 प्लस डैश डैश डैश। ये हो गया अभिष्ट निगमन। ठीक है, इसी प्रकार के और भी अच्छे सवालों को सीखने समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं, अंजी शर्मा क्लासेस, जहां हम
बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं। और हमारे बच्चे पिछले 9 साल से हमारे बच्चे पढ़ के आगे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, 9 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ, आप ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।